आदरणीय देवियों सज्जनों, निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमें सानिध्य मिल रहा है माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका आप सभी की करतल ध्वनि के मध्य में हम अनुरोध करते हैं माननीय आपसे आज के इस अवसर पर अपने विचारों से, अपने आशीर्वचन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे साथी केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री सम्माननीय श्री कीर्तिवर्धन जी, मध्य प्रदेश के हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय दिलीप अहिरवार जी, मंच पर उपस्थित वन और पर्यावरण मंत्रालय के हमारे सचिव श्री तन्मय कुमार जी, डीजी फॉरेस्ट श्री सुशील अवस्थी जी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के डायरेक्टर डॉक्टर एसपी यादव जी और भारत के नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन श्री वीरेंद्र तिवारी जी। इस बार जब इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे मनाने का तय किया तो हमें लगा कि इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान मध्य प्रदेश है। लेकिन ताली अब बजाना कि हम मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसका आमंत्रण भी स्वीकार किया। और भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है, नदी सभ्यता जो मानते हैं, वो नर्मदा जी की है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी कर रहा था कि मध्य प्रदेश में जब मैंने प्रवास किया तो विशेष रूप से दो क्षेत्र, एक हमारा अमरकंटक और दूसरा हमारा पाताल लोक का क्षेत्र, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया धरती के सबसे अच्छा उपहार है। इसको संजो कर रखना, मुझे लगता है ये बायोडायवर्सिटी दिन का सबसे बड़ा संकल्प होगा। और जब मैं कभी अमरकंटक जाता हूं तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, हमारे जो तेगा समुदाय के लोग हैं, हमारे जो आयुर्वेद के लोग हैं, और वहां पर जाने के बाद कम से कम जितने बच्चे भी यहां पर बैठे हुए हैं, ये भी जितनी वनस्पतियों के नाम नहीं बता पाएंगे, वो सहज रूप से उनके नाम और उनका उपयोग, उनकी आवश्यकता, उसको बताने का काम करते हैं। भारत में एक परंपरा रही है कि हम वन संपदा का भी उपयोग, सामान्यतः जो हम त्योहार मनाते हैं वो उसके दोनों लक्ष्य होते हैं, एक वन संपदा का संरक्षण है और एक उसका सही, उसका फल या फूल आने का समय, तभी हम उसको तोड़ने का कार्य करते हैं। जो चीज हम बना नहीं सकते, कम से कम उसको बिगाड़े ना, ये आज की मानवता को सबसे बड़ा संदेश है जो बायोडायवर्सिटी दिवस पे हमें लेना चाहिए। इस धरती पे जितनी भी जैव विविधता है वो हमें भोजन प्रदान करती है, वो हमें दवाई प्रदान करती है, वो हमें जीवन प्रदान करती है। और हमें लगता है कि हमने बहुत कृषि का उत्पादन करा, पर आप मान के चलिए कि आपकी थाली में केवल गेहूं और चावल हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई और जीरे का छोंक ना हो, कोई चटनी ना हो, कुछ ना हो, तो शायद आपको 5 या 10 दिन के बाद खाने से भी बोरियत हो जाएगी। ये जो नेचर की जो विरासत है, ये इतनी संपन्न जो जैव विविधता है, इसकी कई बार हम कल्पना नहीं करते। जैसा कि नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड के प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया कि हम धरती का
2.4% भूभाग रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना जो प्रकाशन निकाला था, लगभग 36,000 उन्होंने फ्लोरा और का उसमें उल्लेख किया है। हमें लगा कि 36,000 किस्म की अगर वनस्पतियां हैं तो भारत कितना समृद्ध होगा। पर ये जो 36,000 है, ये दुनिया का केवल 8% भाग ही हिस्सा है। अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में वनस्पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसलिए जो सबसे बड़ा लक्ष्य इस साल हमने बायोडायवर्सिटी दिवस का दुनिया में जो तय किया है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। अब कई बार मैं आयुर्वेद वालों को भी कहता हूं कि भाई आयुर्वेद में छोटी सी चीज है कि आयुर्वेद औषधि में अशोक की छाल का उपयोग किया जाता है। अब उस एक पेड़ को जिसमें छाल आती है उसको लगभग 40 साल लगते हैं। आप एक ही दिन में सबको डिब्बे में पीसकर आयुर्वेद की दवाई अगर बना भी दोगे तो उसके बाद क्या करोगे? सब वनस्पतियों के आने की अपनी एक सीमा है, पेड़ पौधों के लगने की एक सीमा है। और अमरकंटक में भी जाएंगे तो पहाड़ के एक तरफ जो सूरज आता है वहां एक अलग तरह की वनस्पतियां हैं, जहां सूरज डूबता है वहां अलग तरह की वनस्पतियां हैं। और नेचर का पूरा एक सिस्टम है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग प्रोजेक्ट चीता का रिव्यू कर रहे थे। हम इस बात को तो मानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता जो है ये वाइल्ड ट्रांसलोकेशन किया है, एक स्पीशीज को हमने प्रोटेक्ट किया है। पर इसको केवल स्पीशीज का प्रोटेक्शन मान लेना इतना पर्याप्त नहीं है। ये स्पीशीज का तो प्रोटेक्शन है ही। चीता जो है ये सामान्यतः ग्रासलैंड का जानवर है। अगर आप 5,000-6,000 किलोमीटर के एरिया को रिजर्व रखते हैं तो आप ये भी तो मान के चलिए कि वो परमानेंट जो ग्रासलैंड का एरिया है वो आपकी वाटर टेबल को भी बढ़ाता है। तो आप अपने जल का भी संरक्षण कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूं कि हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं वो तो ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन मध्य भारत से जो नदियां निकलती हैं वो तो वन क्षेत्र से निकलती हैं। और पिछले दिनों जब हमने एनटीसीए में कहा था कि ये जो टाइगर है ये अपनी टेरिटरी की रक्षा नहीं करते, ये हमारी ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा करते हैं। उन्होंने एक एटलस निकाला था। हमारे जो 58 टाइगर रिजर्व है उनसे कितनी, लगभग 600 जो है ये छोटी छोटी नदियों की धाराएं निकलती हैं। आप केवल नर्मदा जी का उद्गम जो है अमरकंटक से और उसके ऊपर जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है उस केवल उस पठारी क्षेत्र से नहीं होता है, कान्हा से, बाकी जो और हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से भी जो नदियां निकलती हैं उससे नर्मदा जी का विस्तार होता जाता है। और इसलिए जो हम स्पीशीज कंजर्वेशन के जो हम काम करते हैं ये जैव विविधता का तो संरक्षण है ही, ये जो धरती पे जो एक कुल मिलाकर के पारिस्थितिक संतुलन चाहिए उस पारिस्थितिक संतुलन का काम करता है। और इसीलिए जो पिछले समय दुनिया में कीमियांग मॉन्ट्रियल जो बायोडायवर्सिटी के लिए जो कॉप हुई थी उसमें हमने दुनिया में प्रस्ताव किया कि हमें कम से कम 30% हिस्सा धरती का जो है वो हमें परमानेंट रिजर्व के रूप में रखना होगा। और इसलिए ये जो पूरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ है, जो पूरी दुनिया बनी है, ये केवल एक स्पीशीज के लिए नहीं है। अगर जमीन में दीमक भी लगती है तो वो धरती को उपजाऊ बनाने का काम करती है। कई जनजाति क्षेत्र के लोकगीतों में आता है जिसमें गाते वो उल्हाड़ा देते हैं कि आपने दीमक के घर को क्यों नष्ट किया। एक दीमक जैसा लगने वाले छोटे जो माइक्रो सिस्टम से लेकर के और एक बड़े स्पीशीज तक, ये जो एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ है इसका प्रिजर्वेशन और जो कंजर्वेशन है
ये बायोडायवर्सिटी दिवस का जो है वो लक्ष्य है। और इसलिए जब हम बायोडायवर्सिटी दिवस पे बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की बात करते हैं, जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं, तो हम एक स्पीशीज की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य भी तभी सुखी रह सकता है जब हम सबके रक्षा और सबके संरक्षण को करते हैं। और आज अगर साइंस में भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि पौधे और जीव जंतु अलग थलग रहकर जीवित नहीं रह सकते। ये जो जटिल पारिस्थितिक तंत्र है, इसके लिए मनुष्य के मन में भी प्रकृति के लिए इसके प्रति सहनशीलता, सस्टेनेबिलिटी का भाव, ये हमको रखना चाहिए। हम दुनिया में जीडीपी की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो बायोडायवर्सिटी से ही आता है। आप देखिए, आप किसका एक्सपोर्ट करते हैं? आप मेडिसिन का एक्सपोर्ट करते हैं तो बायोडायवर्सिटी से ही आती है। आप फिशरीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई आप तो फिश बनाते नहीं है। आप फलों का एक्सपोर्ट करते हैं, आप वनस्पतियों का एक्सपोर्ट करते हैं, आप मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब बायोडायवर्सिटी के कारण ही, प्रकृति से ही। और आज इंसान जिस एनर्जी बेस जीवन पे जी रहा है, जो फॉसिल फ्यूल से लेकर के और एनर्जी सोर्स से हम एनर्जी बना रहे हैं, वो नेचर ही तो हमको देती है। हम उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो नेचर है। और इसलिए दुनिया में कितनी ही मशीन की क्रांति आ जाए, आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जो आजीविका है वो वनों पे आधारित है। और मनुष्य ने लगभग अपनी गतिविधियों से आज 70% से ज्यादा जो नेचर का हिस्सा है उसको अपने विकास काम में प्रभावित किया है। और ये तो जो ग्रीन हाउस और कार्बन गैस का जो उत्सर्जन है, आप मान के चलिए कि अगर धरती पर 2/3 समुद्र ना हो तो कार्बन जो एब्जॉर्ब करने की जो प्लेस है वो खाली प्लेस ना हो, इतना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। अगर वो जो खाली पड़ा हुआ जो 2/3 हिस्सा समुद्र का है उसमें अगर कार्बन सोखने की क्षमता ना हो तो धरती का तापमान तो अभी तक इतना बढ़ गया होता कि धरती मंगल ग्रह बन जाती। बाद में कोई और ग्रह के लोग आके पता करते कि यहाँ कब जीवन होता था। हम अपने जीवन को अपने गतिविधियों से चुनौती दे रहे हैं। और इसलिए जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसका लगभग आधा हिस्सा वातावरण में बना रहता है, शेष आधा हिस्सा भूमि और महासागरों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और इसलिए इस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता जो है वो हमारे कार्बन सिंक का काम करती है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी बहुत क्षति होने के बाद धरती पर 30% भाग जो है वो वनों से आच्छादित है। भारत में भी लगभग 23% जो है वो वन आच्छादित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया के सामने लक्ष्य रखा था कि हम 3.5 बिलियन टन कार्बन सिंक के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, अभी तो भारत ने लगभग उसको 90% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और हमने जो दुनिया को अपना टारगेट दिया है 2030 तक, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के अनेक शोधकर्ता ये मानते हैं कि जो जानवर भी हैं उनको भी जो जीवन शैली है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। यही तो कारण है कि जब हमारे शोधकर्ता इस बात का अध्ययन करते हैं कि हाथियों के जो झुंड हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी मार्ग से जाने का काम करते हैं। हम जो साउंड है, पक्षियों के जो गीत हैं, अभी जो हमारे कीर्तिवर्धन जी भी कह रहे थे, माइग्रेटरी बर्ड्स के भी जो रूट्स हैं वो भी मानसून के साथ भी जुड़े हुए हैं, मौसम के साथ जुड़े हुए हैं। और धरती पर जो जलवायु और मौसम का जो पैमाना है उसके कारण ही जुड़े हुए। बड़ी उनकी साइंटिफिक
व्यवस्थाएं हैं। इवन जो साइबेरिया और इधर से बर्ड्स आते हैं, उनको अंदाजा है हिमालय की कौन सी चोटी कितनी ऊंची है, उसी हिसाब से अपने सेंस के हिसाब से वो चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ही कुछ इन्वेंशन किया है, जो हमारे बनाने वाला जिसने बनाई होगी धरती, उन्होंने हमसे ज्यादा किया है। और इसलिए सभी जीव जो लोग हैं वो अपने जो धरती के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हम तो चीता ट्रांसलोकेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ हमारे अधिकारी और जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं। आखिर उसका जो वो एडाप्टेशन, जो उसका जो सिस्टम है, थर्ड चीता भी जो आ रहा है, तो वो उनकी जो किसी भी वातावरण को एडॉप्ट करने की जो उनकी क्षमता है, पर्यावरणीय चुनौती है, उसको बनाने का काम, उसको बचाने का काम ये हमारा है। बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट ना होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। और इसलिए जो आज उन्होंने जो पुस्तक निकाली है अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए, हमने रजिस्टर बनाने का तो काम किया ही है, लेकिन जो ABS है, एक्सेस बेनिफिशियरी राइट जो है, जिसको बहुत ज़्यादा हम कई बार समझते हैं बाहर। मैं तो चाहूँगा कि इतने जो हमारे बीज हैं, हमारे अभी मिजोरम से, मेघालय से आए थे, तो मैं CM साहब को बता रहा था, हम कितनी भी हल्दी उगा लें, लेकिन जो उत्तर पूर्वी भारत से जो हल्दी है, उस जो नैसर्गिक रूप से आती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। नागालैंड के लोग भी आए थे। वैसे तो एप्पल हम लोग बाहर से मंगा के खाते हैं, पर नागालैंड का जो वाइल्ड एप्पल है उसकी अपनी अलग विशेषता है। ये पूरा हिमालयन रीजन से केसर आती है, या वो जो हिमाचल में गुची की जो वो वाइल्ड वो आती है, ये मशरूम टाइप का, ये इतना, एक लहसुन भी आता है उनका, झाड़ी पे लगता है। ये इतनी ज्यादा औषधीय दृष्टि से जो संपन्न चीजें हैं। हमारे अमरकंटक में भी मुसली का जो ब्लैक और वाइट जो है, इतनी औषधीय संपन्नता है जो प्रकृति हमको देती है। और इसलिए जब कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो केवल एक जीव नहीं खोता है, प्रकृति का सदियों में विकसित हुआ एक संपूर्ण ज्ञान तंत्र भी समाप्त होता है। आप जितनी भी फ्लोरा फोना, जितनी भी स्पीशीज है, वो कोई 1-2 दिन का विकास नहीं होता है। ये तो 4.5 अरब का के पृथ्वी बनाते। सनातन तो कुछ नहीं होता है, ये तो यूनिवर्स है। एक ग्रह में अनेकों उल्काएं और अनेकों तारामंडल और अनेकों चीजें हैं। और इस लेकिन ये जो पृथ्वी पे विकास है, इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा, तो ये हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है। और इसलिए हम भारत की परंपरा को मानते हैं, तो हम कहते हैं भारत केवल एक देश नहीं है, हम प्रकृति और संस्कृति के सह अस्तित्व पर जीवित एक परंपरा है। हम हिमालय की आच्छादित पर्वतमालाओं से लेकर के पश्चिम के घने घाटों तक, हम सुंदरवन के मैंग्रोव से लेकर थार के रेगिस्तान तक, ये भारत की जो जैव विविधता है, ये हमारी भारत की सभ्यता की आत्मा है। हमारी जो नदियां हैं, चाहे गंगा जी हो चाहे नर्मदा जी हो, वो केवल जलधाराएं नहीं है, वो हमारे वन केवल वृक्षों के समूह नहीं है, हमारे वन्य जीव केवल प्रजातियां नहीं है, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना, आजीविका और भविष्य के अभिन्न अंग है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सदियों से भारत के समुदायों ने प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। अभी मध्य प्रदेश में सैक्रेड ग्रोव्स, अभी कई हमारी जो जनजातियां हैं, हमारे गौंड समाज की भी, काफ़ी टेगा समाज की, गौंड समाज की जनजातियों की सैक्रेड ग्रोव्स है। मैं तो जब कर्नाटक में भी गया था, BRT में गया था, तो वहाँ भी सोलेगा ट्राइब्स की सैक्रेड ग्रोव्स हैं। अपने अरुणाचल में निशी समाज की, और मेघालय में तो जो केव्स हैं वो देखने लायक हैं।
इन सबको बचाना, अपनी पारंपरिक कृषि प्रणालियां, जल संरक्षण की स्थानीय तकनीक और समुदाय आधारित संरक्षण, इसके साथ ही प्रकृति को जोड़ने का एक आंदोलन करना है। और इसलिए अब तो हमने नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में भी निर्णय लिया है कि हम नदियों के भी पानी का जो एक वाटर फ्लो है, खासकर चंबल में हमारे जो घड़ियाल संरक्षण का कार्य है, उस फ्लो को देखने के बाद ही, उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बाद ही, हम उसकी जैव विविधता को बनाने के बाद ही उसके किसी भी प्रयोग का निर्णय लेंगे। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन और संसाधनों के असंतुलित प्रयोग ने आज पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन पर एक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर जैव विविधता कमजोर होगी तो खाद्य सुरक्षा भी कमजोर होगी। अगर जंगल कमजोर होंगे तो जल के स्रोत भी कमजोर होंगे। अगर प्रकृति असुरक्षित होगी तो मानवता का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। और इसलिए आज हमें आवश्यकता केवल विकास की नहीं है, बल्कि सतत विकास की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, समन्वय स्थापित करे। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को एक नई दिशा दी है। मिशन लाइफ के माध्यम से भारत दुनिया को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मार्ग दिखा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक भोपाल की त्रासदी हुई है, आपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भोपाल में वो जो अवशिष्ट पदार्थ थे उसको संपूर्ण रूप से निराश करके पर्यावरणीय संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपको इसके लिए अभिनंदन और बधाई है। और आज भी चीता संरक्षण को लेकर के आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमने बायोडायवर्सिटी एक्ट का न केवल संशोधन किया है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जिसके तिवारी जी हमारे यहाँ बैठे हैं, स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और लाखों बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हमने डिसेंट्रलाइज्ड बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस को एक मजबूत तंत्र विकसित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की ये जो हमारी जैव विविधता की जो संपदा है, इसमें जो मध्य प्रदेश में भी जो प्रयोग हुए हैं, आपके यहाँ अगर गांव-गांव में रजिस्टर और मजबूती के साथ बने, गांव-गांव में कमेटियां बने, तो निश्चित रूप से हम बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की तो घोषणा आपके यहाँ पे जो अभी प्रेजेंटेशन दिखाया था उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से दिखाई गई थी आपके बोर्ड ने, पर इनका संरक्षण और उसके साथ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए जो स्थानीय समुदाय हैं, जो स्थानीय लोग, गांव के लोग रहते हैं, उनको अगर हमने इनको संरक्षण किया तो ये उनकी आय में वृद्धि करेगा। और हम स्थानीय भागीदारी, जो हमने इस वर्ष का जो नारा दिया है कि एक्ट लोकली और इम्पैक्ट जो है उसका ग्लोबली आना चाहिए, उसके लिए काम बहुत बड़ा होगा, इसकी लाभ भी मिलेगी। मैं जानता हूं मध्य प्रदेश ने टाइगर की संख्या की वृद्धि में बहुत अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश ने चीते के ट्रांसलोकेशन का काम किया है। ये नर्मदा जी की धरती है, ये जैव विविधता के संरक्षण में भी एक अद्वितीय काम करेगी। ऐसी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 2014 में देश में 24 रामसर साइट्स थी, उसको बढ़ा करके अब 99 किया और बहुत जल्दी हमारी 100 साइट्स जो है रामसर साइट्स हो जाएगी। आपके यहाँ पर आपके नेतृत्व में इंदौर तो वेटलैंड सिटी ही डिक्लेयर हुआ है। ये जो वेटलैंड है ये भी हमारी बायोडायवर्सिटी की समृद्ध धरोहर ही नहीं, बल्कि हमारे जल संरक्षण और जलवायु संतुलन और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है। और इसलिए कच्छ के रण से लेकर के सुंदरबन तक, उड़ीसा की चिल्का झील से लेकर जम्मू कश्मीर की वूलर झील तक, भारत की रामसर साइट्स प्रकृति और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में अपने बायोडायवर्सिटी के संसाधनों की सुरक्षा, अपनी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसलिए भारत आज दुनिया की जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी,
ग्रीन मोबिलिटी, डिजिटल इनोवेशन, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की प्रगति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सिद्ध करती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण ये साथ साथ चल सकता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है। होल ऑफ गवर्नमेंट के प्रयासों के साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी की अप्रोच भी बनानी पड़ेगी। हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारी सिविल सोसाइटी और यही नहीं, हर इंडिविजुअल सिटीजन को मिलकर प्राकृतिक संरक्षण को ये जीवन पद्धति, जीवन का आधार बनाना होगा। एक पेड़ लगाना, जल बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, स्थानीय जैव विविधता के प्रति संवेदनशील होना, ये छोटे कदम बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। और वही हमारा नारा है, एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम प्रकृति संरक्षण को केवल नीति नहीं बल्कि संस्कृति बनाएंगे, केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी अभियान बनाएंगे। क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित होगी तब प्रगति स्थायी होगी, जब जैव विविधता समृद्ध होगी तब मानवता समृद्ध होगी। इसी विश्वास और संकल्प के साथ पुनः जैव विविधता दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं और विकसित भारत के संकल्प में जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।